आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मेघवाल जी। स्नेह दृष्टि और भारतीय दृष्टि पर आधारित ये सेमिनार और इस सेमिनार के लिए सजा हुआ मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्रद्धेय पद्मश्री आशा पारेख जी। अभी ये कीनोट तो जोरदार ही था ना, हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। मेरे कीनोट के बाद भाषण चेंज हो रहा है जी, ध्यान रखना। पहले मुझे ध्यान नहीं था कि ये कीनोट आपका आएगा पहले मेरे से, तो मैं कुछ और लिख के लाया था, भाषण चेंज होगा। हमारे वीसी साहब तो खैर अभी गए हैं राजभवन। अरुण जी, वासुदेव कामत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कार भारती के, अभिजीत गोखले जी संगठन मंत्री संस्कार भारती, नरेंद्र जी, अरुण जी, मधुर जी, नीतीश जी, हमारे वामन केंद्रे जी, राजदत्ता जी, और सबसे प्रमुख आदरणीय भाई साहब रामलाल जी, हमारे सुनील अंबेकर जी, सबको प्रणाम करता हुआ मैं चलता हूँ। नाट्यशाला से शुरू करता हूँ। आपके की नोट पे आ गया हूँ मैं, और सच्चिदानंद जी के लोक क्या कहा था आपने मुझे, गायक, उस पे आ गया हूँ। तो थोड़ा विषय तो वही है। आप काफी समय से बैठे हैं। देखिए, विवेकानंद जी का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं वो बड़े महापुरुष थे। लेकिन एक खेतड़ी में नाटक होता है और उसमें वो सम्मिलित होने से मना कर देते हैं कि यहां तो एक महिला और वो भी नर्तकी और वो भी नाट्यशाला कोई चला रही है, उसमें है, और वो भजन गाने आ रही है, राजा अजीत सिंह, मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होगा। वो जगह बहुत ऐतिहासिक है। और राजा अजीत सिंह जी कहते हैं कि स्वामी जी क्या कर रहे हो आप? वो कई दिनों से कह रही है कि मुझे स्वामी जी को भजन सुनाना है। नहीं, ये नाट्यशाला में काम करने वाली है, जो महात्मा गांधी ने सोचा था। ऐसा कोई सोच समाज में रहा होगा, लेकिन मानी नहीं। उसका नाम भी लोग भूल गए, लेकिन मैं याद रखता हूं और मैं कहता भी हूं। उसका नाम है मैनाबाई। उसके नाम से अब तो एक बहुत बड़ी इमारत है, भवन बना हुआ है खेतड़ी में, राजस्थान में। लेकिन जैसे ही स्वामी जी और गार्डन में बैठे हैं राजा अजीत सिंह जी, उस सभा में पहुंचते हैं जिस सभा में मनोरंजन होना था, मनोरंजन, वो जो आपने शब्द यूज किया। अब उसमें आप इंद्र और सब लाए थे ब्रह्मा, मैं वो नहीं ला रहा हूं। मैं अभी विवेकानंद जी और मैनाबाई को ला रहा हूं। और उसके बाद स्वामी जी चले गए ऊपर, सीढ़ियां चढ़ रहे थे और राजा बैठ गए, माने नहीं। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो वो जो महिला है मैनाबाई, वो आवाज देती है स्वामी जी को। ये महत्वपूर्ण आवाज है जो आपको, मुझे तो लगता कभी मैनाबाई पे फिल्म बनानी चाहिए। उसको मार्जिनल सोसाइटी का अंग बना दिया। वो आवाज क्या देती है? वो आवाज देती है, हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ, क्या मैं नर नहीं हूं? या आपकी दृष्टि में नर और नारी में भेद है? और अगर भेद नहीं है तो मेरे अंदर बैठा नारायण आपको दिखता क्यों नहीं है? और उसके बाद वो भजन आता है। गा के सुनाना है क्या साहब?
उसके बाद वो भजन आता है। उस भजन से विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं पूरा ही चेंज हो गया। लिखते भी हैं। जगमोहन लाल मुंशी जो उनका राजा अजीत सिंह जी का मुंशी था, उसने भी बहुत वर्णन किया है। ओंकारनाथ सक्सेना जिसने राजस्थान के साथ स्वामी विवेकानंद के संस्मरण, उसमें भी इसका पूरा वर्णन है। और भजन क्या है? वो नर्तकी है, वो नाट्यशाला में काम करने वाली महिला है। उसके बारे में हे दृष्टि समाज उस समय देखता था, आज भी देखता है, जिसकी पीड़ा हमारे डॉक्टर साहब प्रकट कर रहे थे। ये पीड़ा ही तो है। तो वो खड़ी होती है, जो भी उसमें रूप आया होगा, ईश्वर का जो भी अंश आया होगा, वो मानती नहीं है और वो खड़ी होती है, बोलती है, चैलेंज करती है। स्वामी जी पीछे मुड़ के देखते हैं। मैं वो सीढ़ियां देख के आया हूं, 3-4 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं ऊपर, साधना कक्ष में जा रहे होते हैं, पीछे मुड़ते हैं कि ये कौन आवाज दे रहा है, ऐसी आवाज कौन दे रहा है? ह्यूमन बीइंग तो है ये क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग है तो इसमें भी नारायण है। और वो उस सोच में आ जाते हैं और उस सोच के साथ वो भजन आता है। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। क्यों? एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो, हो प्रभु जी एक घर बधी की परो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत। ये ड्रामा है भाई साहब, और वो ड्रामा उसने किया इसी दिशा में थी। हमारे प्रधानमंत्री जी उस जगह को देख के आए, ऐसे ही थी वो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत, कंचन कर तिखरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कहते हैं कि उस सभा में 2 ही आदमी रो रहे थे। एक स्वामी विवेकानंद, आंसू आ गए थे। लोग कहते हैं कि इतने आंसू आए कि कल्पना से बाहर, ऐसा जिक्र है। और एक वो नर्तकी रो रही थी, मैनाबाई। और कोई नहीं रो रहा था। दरबार था बड़ा, मनोरंजन के लिए आए थे, 250 लोग थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, लेकिन 2 ही रो रहे थे। 2, मैनाबाई और स्वामी विवेकानंद। और जैसे ही भजन पूरा होता है, स्वामी जी मैनाबाई के पास जाते हैं और कहता है, माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती है, ह्यूमन बीइंग तो तुम हो, पर मेरे को क्यों सिखाया कि महिलाओं के दर्शन करना ठीक नहीं है, मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई। और वही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जब वहां शिकागो जाते हैं और अमेरिकन को बहन और भाई कहते हैं, उसमें मैनाबाई पीछे थी। भाई साहब ये ध्यान रखना। ये भारतीय दृष्टि का फिल्म बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे डॉक्टर साहब? इसकी बनानी चाहिए ना फिल्म मैनाबाई पे, जिसमें विवेकानंद भी आ जाएंगे, भारत आ जाएगा पूरा, भारत पूरा आ जाएगा। अब मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं। आज 13 मई है डॉक्टर साहब। 13 मई 1952 को पहली बार इस देश में चुनी हुई सरकार का सत्र हुआ था, संसद बैठी थी। आज दिन महत्वपूर्ण है, ये आपने जानबूझ के चुना है कि दिन ऐसा? 13 मई 1952 पहला सत्र चला, महत्वपूर्ण सत्र था। उस सत्र में चर्चा क्या होती है कि जो पहला हमारा आम चुनाव हुआ था, उसमें कम लोगों ने मतदान किया, इस मतदान को कैसे बढ़ाएं। तो कुछ लोगों ने चर्चा की कि जो सिनेमा हॉल है, या फिर सिनेमा आ गया भाई साहब, पहले दिन ही आ गया संसद में सिनेमा। आप कैसे, ऐसा नहीं है कि सब सिनेमा नहीं आया, पहले दिन ही संसद में सिनेमा आ गया कि ये जो सिनेमा हॉल है, इसमें जो इंटरवल होते हैं,
हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले, उन्होंने कहा उसमें अगर हम ऐड देंगे तो लोग मतदान करना भी सीख जाएंगे और मतदान की महत्ता क्या ये भी सीख जाएंगे। नहीं तो वेस्टर्न अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भारत में मतदान प्रतिशत ये रहा है, इससे लोकतंत्र शायद सुरक्षित नहीं रहेगा, ये लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन 52 और 57 के बीच में इस सिनेमाओं ने, सिनेमा घरों ने जो इंटरवल होता था उसमें जो सीखा, उसके बाद 57 में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, वही वेस्टर्न वर्ड वापस लिखने लग गया, भारत में लोकतंत्र मजबूत है। तो सिनेमा का तो योगदान है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। आज दिन भी महत्वपूर्ण है, आज दिन भी महत्वपूर्ण है। अब 2 घटनाएं और जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। वैसे तो कई चीजें लाया था, किस्मत में कवि प्रदीप, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये आजादी का आंदोलन नहीं था क्या? सिनेमा का योगदान नहीं है ये, जो अंग्रेजों को दूर हटने के लिए कह रहे हैं? इसी से जुड़ा हुआ, इसी प्रेरणा से जुड़ा हुआ एक आदिवासी अंचल में एक गांव है मानगढ़, वहां एक पहाड़ी है, अब उसको मानगढ़ धाम कह दिया। वहां एक गोविंद गुरु नाम के उनके नेता हुए, नेतृत्व किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट दे रहा हूं फिल्म के लिए, ये फिल्म के लिए दे रहा हूं जी सब्जेक्ट। अब वहां उन्होंने आंदोलन किया कि नहीं, हम आदिवासी तो हैं लेकिन हम तिलक लगाएंगे, हम यज्ञ करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती से थोड़े प्रभावित हुए, माला पहनेंगे। तो वहां के चाहे रियासती लोग थे वो भी पसंद नहीं कर रहे थे गोविंद गुरु को, और अंग्रेज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा इसको हटाओ भाई, ये कन्वर्जन और नहीं होने दे रहा, ये क्या तिलक लगाने के लिए कह रहा आदिवासियों को, ये तो सब प्रकृति पूजे के उस समय भी विषय था। तो गोविंद गुरु कहता सूरज को अगर हम पूछते हैं तो भारत को ही पूछते हैं, चंद्रमा को अगर हम पूछते हैं तो भारत को ही पूछते हैं। ये भारत अगेन, उसमें भारत आ रहा है। भारत दर्शन जैसी फिल्म होनी चाहिए। अब हुआ क्या, वहां 1 महीना तक पहाड़ी पे बैठे रहे। राजाओं ने भी उस समय, डूंगरपुर रियासत का वो हिस्सा था, अभी बांसवाड़ा में है। भाई साहब तो गए में है, रामलाल जी तो, सुनील जी आप भी गए होंगे उस जगह को। बहुत पवित्र भूमि है। वनवासी कल्याण परिषद बहुत बड़ा काम कर रही है, और महेश जी शर्मा जो झाबुआ में रहते हैं, उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। अभी मैं जाके भी आया। अब हुआ क्या, महीना भर तक रियासत और अंग्रेजों से झगड़ते रहे। बोला हम मार देंगे, हट जाओ। बोला नहीं, हमारी ये गोविंद गुरु की धुनी है, इसमें जो हमारे तीर तप रहे हैं ये तुम्हारे तोपों से भी महत्वपूर्ण है। धुनी तपे तीर, तीर जो भील लगाते थे ना, वो गोविंद गुरु ने कहा हमारी धुनी में तपा लो, उसके बाद वो पवित्र हो जाएंगे, और उसके बाद अंग्रेजों पे चलाना। आप नहीं मरोगे, और मरोगे तो अमर हो जाओगे। हटे नहीं भाई साहब, कोई जगह ही नहीं थी वहां जाने की। ऊपर बैठ गए पहाड़ी पे, दूसरी पहाड़ी पे अंग्रेज थे। 1 महीना तक डटे रहे भील, 1 महीना। लास्ट में माघ की पूर्णिमा का दिन था, 17 नवंबर 1913। जलियांवाला बाग बाद में होता है। 17 नवंबर 1913, एक ही दिन में 1500 भील शहीद हो गए उस पहाड़ी पे। कितने? 1500 भील शहीद हो गए। सुबह हाहाकार मच गई। गोविंद गुरु को भी गोली लगी लेकिन बच गए। अब वहां गोविंद गुरु क्या कहते हैं, ये फिल्म का विषय है साहब, और बनानी चाहिए किसी को। क्या कहते हैं, महिलाएं आई, लोग आए, बोला आपने इतने लोगों को मरवा दिया। सूरज उग रहा था। गोविंद गुरु कहते हैं कि तुम देश के लिए मरे हो। ये जगह खाली हुई है, ये प्रकृति भरेगी। सूरज देख रहे हो, ये फसलें जो लहला रही इसको देख रहे हो। तुम्हारे पशु हैं, ये पशु इन फसलों को खाएंगे, फिर तुम्हें दूध देंगे, फिर तुम दही बनाना, फिर तुम आगे बढ़ना। लेकिन ये जो 1500 लोगों का बलिदान हुआ है, इसमें अंग्रेजी राज्य की चूल्हे हिल गई है। लोग माने नहीं भी, अंग्रेजी राज्य तो कभी अस्त नहीं हो रहा था, चूल्हे कैसी हिल गई। वो तपस्वी था गोविंद गुरु, तपस्वी। 1913 17 नवंबर
और 1914 में जब फर्स्ट वार शुरू होता है तो गोविंद गुरु ने उसी पहाड़ी पे जाके कहा कि बिस्मार्क ने आज अंग्रेजों को चैलेंज किया है और आने वाले समय में 100 साल तक जब आपको लगेगा अंग्रेज हिल जाएंगे। हिल रहे हैं ना भाई साहब, हिल रहे हैं कि हम यूरोपियन कम्युनिटी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यूरोपियन यूनियन में रहेंगे कि नहीं, बहुत हिल रहे हैं जी। 1913 17 नवंबर 1913 घोषणा करता है गोविंद गुरु उस पहाड़ी पे कि हिलेंगे, इनकी सत्ता भी हिलेंगे, अंग्रेज हिलेंगे। और 14 में फर्स्ट वार शुरू हो जाता है जी। चैलेंज था बहुत बड़ा, वी आर द सुपीरियर रेस, बिस्मार्क कहता है, अंग्रेजों को चैलेंज करता है। ऐसे बलिदानी पुरुषों का बलिदान ये देश के लिए था, ये देश के लिए था। दूसरा एक और उदाहरण देकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा। कानपुर में एक विठुर जगह थी, विठुर में विषय यही 1857। हम 1857 से लेकर के 1947 तक का समय तो याद कर रहे हैं, लेकिन ये अनसंग हीरोज हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनको याद करने का समय। जैसे अभी हमारे जी कृष्ण रेड्डी साहब कह रहे थे कि हम कैसे चले, कहां तक चले, आजादी के बाद इसका विश्लेषण करना है, लेकिन हम 25 सालों में कैसे चलेंगे इसका भी रोड मैप बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इसलिए उनको अमृतकाल का नाम दिया था। ये इस अमृतकाल में भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसा सोच लेकर के चलने के लिए अनसंग हीरोज को याद करेंगे, तब हमारा ये कालखंड बहुत मजबूत हो जाएगा और इसमें फिल्मों का बड़ा योगदान होगा। अब मैं एक नाम ऐसा ले रहा हूं जिसको लोग गंगू मेहतर के नाम से जानते हैं। साइट में जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। विठुर ने विद्रोह किया 1857 में। विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों के साथ तो तोपें थी, गोलियां थी, इसके हाथ में तलवार थी। अब आप कल्पना करिए कि 1857 में एक आदमी, ये गंगू मेहतर पहलवान थे, इसको गंगू बाबा मेहतर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। ये पहलवान थे, हाथ में तलवार थी, 200 अंग्रेजों को मारा। 200 कितने भाई साहब? 200 अंग्रेजों को उस समय गाली नहीं दे सकते, इतनी ताकत थी 1857 में। ये तो वीर सावरकर का ही बड़ा हृदय था और साहसी था, जिन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कह दिया। वीर सावरकर जी लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। कितना बड़ा साहस रहा होगा वीर सावरकर में। और ऐसा ही साहस हमारे गंगू बाबा मेहतर में था। नहीं, मैं नहीं पकड़ में आऊंगा। जो भी अंग्रेज दिखता था ले तलवार के मार के घाट को उतार दे। उनको ये कौन, ये कौन हमें किल कर रहा है? भाई साहब संख्या तो गिनना, 200 अंग्रेजों को मारता है तो सारी अंग्रेज सरकार हिल जाती है और सारी आर्मी वहां इकट्ठी कर लेते हैं कानपुर में। कानपुर के पास ही है बिठूर, और इनको कैसे करके पकड़ते हैं सोते हुए को, नहीं तो ये पकड़ में ही नहीं आते। और खुलेआम वहां एक पेड़ है उनके नीचे, वैसे ही बोला अनटचेबल है, तो पेड़ के नीचे फांसी दे देते हैं। अभी मोदी जी का कालखंड है जिसमें हम खुद जाके आया हूं। मैं, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा उस जगह खुद जाके आना। मुझे मानगढ़ धाम के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा खुद जाके आना। मैं 2 बार चला गया हूं। तो इसमें आपको आह्वान करता हूं, कैसे जो हमारे आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने देश रक्षा में काम किया, इन पे फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बताओ भाई, बननी चाहिए ना? तो ये काम भी आप हाथ में लेंगे ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 दिन में मंथन होगा, चिंतन मंथन जो प्रक्रिया होती है उसमें अमृत जरूर निकलता है, और आजादी का अमृत महोत्सव में हम बैठे हैं। और जो उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुरूप हमारे डॉक्टर साहब ने, द्विवेदी जी ने जो ज्ञान डाला हमें, उसके आधार पे चिंतन मनन मंथन से इस 2 दिवसीय सेमिनार में निश्चित रूप से आजादी के अमृतकाल के दौरान अमृत निकलेगा और वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।